बस एक दिल में आशा था कि कर गुजरना है। वो कर के गुजर रात की किया चाहे जड़ी लगा के। वैसे दामनी चौक से जब गुजरता था तो पीछे से लोग एक बातें बढ़ाते थे, ये देखो जा रहा बिमला ने ये खच्चर लेके। पर मुझे उस बात का कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दिल में एक जुनून था कि मैंने करना है, करके दिखाना है। वो मैंने दिखा दिया। और फिर बहुत लंबा चौड़ा बात क्या करना, शायद मेरे आंख में आंसू भी आ जाए इन बातों को देख। मैंने खुद नहीं किया, वो उसके लिए करना चाहता था, वो करके दिखाया मैंने। कामयाब हो जाए, वो आज हो गया बस। इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बताता चलो, किसी औरत को ऐसा दुख नहीं होना चाहिए कि जो करना है, करके दिखाना है, जो मैंने किया। पर एक टाइम ऐसा होता है, सब कुछ करने के बाद जब सब पूरा हो जाता ना, तब बहुत खुशी होती है, तब पता है फिर से वो नीचे देखना बहुत अच्छा लगता है ना। और जिन्होंने मेरे साथ दुख में जो साथ दिया है, उनको मैं नहीं भूलता, चाहे वो कहीं भी हो। वाह, मेरे फ्रेंड मीरा मैडम बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है वो, क्योंकि हमेशा दुख में सुख में साथ दिया। मैं उसको बोलता नहीं, बेशक मेरे पास आने जाने का टाइम नहीं होता, मैं अकेला फंसा रहता हूँ, पर आज भी मेरे दिल में वो जिंदा है। वाह। मुझे बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो, हमेशा दुख में साथ दिया। आपको पता था कि आप एक दिन ऊपर से नीचे जरूर देखोगे? हाँ, और जरूर जाओगे। लोग जब हंसता था ना मेरे ऊपर, तो मेरे को एक दो कदम में जल्दी आगे चलता था कि मैंने करना है, करके दिखाना है, कर दिया। अगर दिल में जुनून और सच्चा बारूद हो तो सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी अंग्रेज ब्लॉग्स की एक नई पहल में। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जानते हैं एक मोटिवेशनल वीडियोस के तौर पर। तो आज मैं आपको एक प्रेरणा की सबसे बड़ी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी मेरी अपनी दीदी की है, मंजू दी। इनका जीवन बेहद संघर्ष में रहा है। गरीबी से उठकर इन्होंने अपने जीवन का जो ये बदलाव किया है, आज हम इनकी इसी कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ हमारी दीदी से मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिनके जीवन में सदैव संघर्ष रहा, लेकिन उन्होंने संघर्ष को ही सफलता का रास्ता बनाया। संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे और एक जिम्मेदार बेटी और एक जिम्मेदार अफसर बनकर हम लोगों के बीच आज मंजू नेगी दी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले दीदी, आपका हमारे ब्लॉग पर, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश में लगभग हर एक एस्पिरेंट देखना चाहेगा, हर एक व्यक्ति देखना चाहेगा जो कि अभी भी संघर्ष कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट है अपने जीवन में कि चीजें नहीं हो पा रही। देखिए, संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। तो आज हम जानेंगे मंजू दी के जीवन में क्या संघर्ष रहा। थैंक यू सो मच पूजू, और सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूजू के चैनल में इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। मैं कोशिश करूँगी अपनी स्टोरी के माध्यम से कि कहीं भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, या मैं किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आपने जीवन में शुरुआत कहाँ से की, आपके संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपका जो आर्थिक स्थिति थी आपके घर की, परिवार की, वो किस तरह की थी, और आपने किस तरह से मोटिवेट होकर इन सब चीज़ों को, अपने हालातों को बदलने की प्रेरणा ली। मेरी जो स्कूलिंग है वो एक सरकारी स्कूल से ही हुई थी बचपन से। और जैसे कि हम धामी से है, तो धामी छोटी सी जगह है, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं होते थे, बहुत छोटे थे, इंटरनेट नहीं था। और मतलब यहाँ से ही धीरे धीरे अपनी लाइफ की मैंने स्टार्ट की। स्कूलिंग यहाँ से हुई, फिर उसके बाद मैंने 5 इयर्स लॉ किया +2 के बाद। और उसके बाद मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने 2011 में मैं पास आउट हुई थी, उसके बाद से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लॉ करते करते ही मेरा ये था कि मुझे पहले से ही मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि इतनी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी घर की। और वो मुझे मतलब पढ़ा रहे थे, उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन करवाया, और उनकी इतनी ज़्यादा मतलब अर्निंग भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी तो मुझे ये था कि मैं जैसे ही अपना लॉ कंप्लीट करूं तो मुझे अर्न करना शुरू करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दीदी कहना चाह रहे हैं कि वो एक आर्थिक तंगी के तौर पर अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। माता पिता, देखिए दोस्तों, जो माता पिता होते हैं आपको हर हालत में आपको सपोर्ट करते हैं। तो दीदी का भी ऐसा ही था कि फैमिली की अर्निंग, फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको बहुत अच्छा कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी इनके माता पिता ने इनका बहुत सपोर्ट किया है, इनको पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई के लिए भी इनको स्पेशल दिल्ली भेजा है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको दिल्ली भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए।
तो बेसिकली जो आपने पढ़ाई की है वो किस विषय में आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपने क्या क्या किया उस चीज़ के लिए? मैंने जो मेरा प्रोफेशन है वो लीगल प्रोफेशन है। मैंने 12th के बाद 5 इयर्स लॉ किया और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लेके फिर मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर में। और वो एडमिशन भी ऐसे हुआ था क्योंकि मैं जॉब कर रही थी दिल्ली में, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि DU का जो एंट्रेंस है मास्टर्स का, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है, लाइक लगभग उस टाइम 100 के आसपास सीट्स होती है, तो वो निकालना ही बड़ी बात होती है। तो मुझे काफ़ी टाइम से था कि मुझे DU में एडमिशन लेनी है, लेकिन जब मैंने एंट्रेंस दिया था मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था और वहाँ का जो उससे मेरा होराइजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और मुझे एक तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो मेरी लाइफ के एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा खुले, तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुई उसके बाद। हाँ, सही बात है कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपका जीवन बहुत बेहतर। तो दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपने कहा कि आप दिल्ली में एक जॉब कर रहे थे, तो वो जॉब आप सरकारी जॉब कर रहे थे या प्राइवेट जॉब कर रहे थे? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करी थी, वो लीगल प्रोफेशन का ही जॉब था। और मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पर काम किया और वहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ मिली, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। मतलब मुझे लगता है मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे लंबे टाइम मुझे ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने अपनी सेविंग्स जो भी थी उसके साथ ही अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ा लिखा लिया, उसके बाद आपने प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब से जो आपने अर्निंग की उसको आपने लगाया अपने आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि आप एक अच्छी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकें। दीदी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप तो मतलब बहुत लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो एक मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत टफ पढ़ाई आप कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे से नहीं होगा, या एक समाज का भी दबाव होता है कि बेटी को इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रखा है, या क्यों आप पढ़ाई कर रहे हो, या क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सफल होंगे भी या नहीं, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती, तो आपके दिमाग में ऐसा कभी था इस तरह के थॉट? पढ़ाई के इनिशियल डेज में जब मैं लॉ कर रही थी तब मुझे लगता था, क्योंकि हम लाइक हिंदी मीडियम से पढ़े थे सरकारी स्कूल से, और उसमें बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में लगन हो और आपको लगे कि आप कर सकते हो तो इजीली हर चीज़ कोप अप हो जाती है और आप बहुत अच्छा कर पाते हो। तो बहुत लाइफ की स्टेजेस आती है जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि लाइक ये क्या है, क्योंकि फेलियर भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरी सक्सेस स्टोरी सबको बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारी सक्सेस थी। जितनी सक्सेस है उससे ज़्यादा फेलियर्स भी थे। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि जितनी ज़्यादा बार आप फेल होते हो ना, उतनी अच्छी आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि सक्सेस के लिए फेल होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी बार आप फेल होंगे उसके बाद जो आपको सक्सेस, क्योंकि फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको डायरेक्ट कभी सक्सेस मिल जाए। तो जब भी कभी फेलियर होता था लाइफ में, आपको लग रहा है आपने कोई एग्ज़ाम दिया आपका नहीं हुआ, या आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार मेरी किस्मत में ये है नहीं, लेकिन उसको लेके ना मुझे कभी, अगर मैं कभी दुखी भी हुई या रोई भी हूँ, तो शायद 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, फिर मुझे लगता था कि नहीं अब नेक्स्ट। तो उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा देर तक मतलब नहीं अपने साथ नहीं हावी रखनी चाहिए। हावी नहीं कर हाँ, पाई। मतलब यहाँ मंजूदी कहना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा असफलताओं को ज्यादा देर अपने साथ नहीं रखती थी। आज असफल हुई, एक दिन रोए, 1 घंटा रोए, उसके बाद नेक्स्ट, कि अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही मोटिवेशन होता है कि अपनी असफलताओं को ज्यादा देर तक बैठकर उनके लिए रोना वो चीज ठीक नहीं है। आप नई चीजों को देखें और आगे बढ़े। आपकी प्रेरणा कौन रहा इस पूरे संघर्ष में? और देखिए ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे या आप स्कूलिंग कर रहे हो, हर चीज़ में संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर आप आर्थिक रूप से अच्छे घर से या अच्छी उसमें नहीं हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप सोचते हो कि काश ये चीज़ होती तो हम कुछ अच्छा कर पाते। अब जैसे कि आजकल के समय में अगर मैं कहूँ तो बच्चे सोचते कि अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता या कुछ अच्छा इनकम होती तो मैं अच्छी बुक्स लेकर आती। आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन से अच्छी पढ़ाई कर पाते। तो आपके समय में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें मेरे पास होती तो अच्छा कर पाती, या किन संसाधनों की आपको कमी रही अब आपके संघर्ष के दिनों में? स्कूल के टाइम में तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कॉलेज जाते हो तो आपको लगता है कि आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। बट मेरे केस में वो इतना भी नहीं था, क्योंकि हमारी ड्रेसेस थी तो 5 डेज लाइक हमें वो ड्रेस ही पहननी होती थी, तो इतना फील नहीं होता था। लेकिन हाँ, मुझे मतलब ऐसा लगता था, मतलब लाइक मैं अब ये बोल रही हूँ कि मतलब एक ब्रांडेड शूज़ पहनना वॉज अ ड्रीम फॉर मी। मुझे लगता था कि मेरे पास मतलब एक ब्रांडेड शूज़ होने चाहिए।
तो मेरे लिए ना वो एक ड्रीम था कि हाँ, जब मैं अभी अर्निंग कभी करने लगूंगी तो सबसे पहले मैं अपने लिए ब्रांडेड शूज़ खरीदूंगी। तो मैंने वो किया भी। और जब मैं यहाँ कॉलेज में थी शिमला में, तो मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन मुझे एक प्रमिला दीदी है, जो मोनी की दीदी है, वो मेरे काफ़ी क्लोज थे क्योंकि वो मुझे कॉलेज टाइम में ही मिले थे। तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। तो मुझे याद है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस टाइम उनकी जॉब लगी थी। बहुत बार ऐसा होता था कि दीदी स्पॉन्सर करते थे कि बुक्स के लिए, या फिर उनको बोल देना कि पॉकेट मनी चाहिए, तो दीदी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमेशा। और घर वालों का तो डेफिनेटली सपोर्ट था। मतलब मेरे मदर हमेशा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन से लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी जो एक चीज़ है जो हमेशा आपको आगे ले जाती है, वो आपकी सोच होती है। हाँ। तो वो सोच मुझे मेरे घर से ही मिली, मेरी मदर से, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे बारे में मतलब बहुत बड़ा ही सोचा था। तो वो जो सपने थे वो आगे ले गए। तो उसके कारण जो फोकस था वो शायद कमियों में ना रहकर उस चीज़ पे हुआ कि मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। तो जो मैं आजकल आपको देखती हूँ कि आपके पास हर ब्रांड के शूज़ है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है शायद जो अब आप ना पहनते हो, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आपके पास ना हो। आपके पास हर ब्रांड के कपड़े, हर चीज़ है आपके पास, वो चीज़ जो आप चाहते थे। इवन आपकी मदर को आपने हर वो चीज़ दिलवाई है जो वो चाहते थे, जो एक माँ चाहती है अपने बच्चों से। तो आपने एक बेटा बनकर भी उनकी हर इच्छाओं को पूरा किया है। ब्रांड से हम बात करते हैं, आपके पास एक गाड़ी भी है जो शायद आपके ख्वाबों की गाड़ी होगी, है ना? तो आपने गाड़ी चलाना कब सीखा, किससे सीखा? क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके पास पहले तो गाड़ी नहीं थी, आपने उसके बाद ये स्ट्रगल और सक्सेस के बाद ही अपने सपनों को पूरा किया। तो आपने गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? गाड़ी से मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। गाड़ी मेरे पास दो है, एक ऑल्टो है और एक क्रेटा S6 है। तो जब कोविड था, 2021 वाला जो फेज़ था, उस टाइम सारी बसेस और सब कुछ बंद हो गया था। तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता था, और ऑफिस जाने के लिए मतलब यहाँ से रोज़ टैक्सी करके जाना बड़ा मुश्किल था। तो सुशील सर, इनको सभी जानते हैं, सुशील तनवर सर, तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो ड्राइव करते हैं। तो जब मैंने उनको ड्राइव करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा था कि यार, ये तो मतलब व्हील चेयर पे चलते हैं और फिर ड्राइव करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब ये मुझे था कि सीखना है, लेकिन कहीं ना कहीं डर बहुत ज़्यादा था कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मुझे ड्राइव करना आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने एक दिन कि तुमने आज ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना है। तो मैंने सोचा मैं कर लूँगी, पर मैं इतना श्योर नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला, तुमने स्कूल ज्वाइन करने के बाद, बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताना है, और जब तुम ड्राइविंग सीख जाओगी तो मुझे लेकर जाया करना घूमने के लिए। तो मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। और कोविड के टाइम मजबूरी थी कि पहले मैं ड्राइवर लेकर जाती थी ऑल्टो में, फिर ड्राइवर को पीछे बिठाया, फिर ड्राइवर को मैंने गायब भी कर दिया। फिर मैं खुद ही ड्राइव करके जाया करती थी ऑफिस। वाह। तो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने एक मोटिवेशनल बात कही कि दीदी ने जो गाड़ी चलाना सीखा है, ड्राइव करना सीखा है, वो एक ऐसी शख्सियत से सीखा है जो कि चल फिरने में भी उनको बहुत दिक्कत आती है, मतलब वो चल भी नहीं पाते। सुशील सर की यहाँ पर इन्होंने बात की। सुशील सर एक बहुत महान व्यक्ति है, उनके बारे में हम आपको कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति से इंस्पायर हुए हो आप एक तरह से कि अगर ये चला सकते हैं तो आप तो क्यों नहीं। डेफिनेटली। तो देखिए, हमें इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति से मिल सकती है, बस नज़रिया अपना होना चाहिए। हर चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हो। जैसे कि दीदी ने कहा कि आपको शायद किताबें और बाकी चीज़ों के लिए आपकी दीदी हेल्प किया करते थे। तो इस तरह का एक इंसान होना चाहिए आपके जीवन में जो आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसमें आपकी मदर को लगा कि नहीं, उन्होंने सच में एक शेरनी को जन्म दिया है, एक बहुत होनहार बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मतलब पर मतलब फैमिली का जैसा सपोर्ट रहा और जैसा एनवायरनमेंट मिला, तो उनको ये तो पता है कि मतलब जनरली ऐसा होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उनको लगता है हम उनके प्रोटेक्टर हैं हर चीज़। लेकिन मेरे मदर को, मेरे घर वालों को पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो मैं फेस कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कहीं मुझे जाना है, या मुझे दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, बेंगलोर जाना है, कि अकेले कैसे जाएगी, या कोई प्रॉब्लम आ गई है कैसे सॉल्व करेगी। तो हमेशा से ही उनको ये पता है कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग इजीली। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके बेटी होने के पीछे आपकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह के समाज में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आज भी बेटियों को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बहुत सी चीज़ों के लिए। इवन आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, आपके लिए पढ़ाई के लिए उतना आपको नहीं सपोर्ट किया जाता कि बेटी है कल को शादी हो जाएगी क्यों करना। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पेरेंट्स एक अच्छी और बड़ी सोच रखते हैं तो वो आपको हर रास्ता दिखाते हैं आगे आपके जीवन में खुशहाली का, हर चीज़ का।
डेफिनेटली। वरना मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगर उनका बच्चा अच्छा होनहार भी निकलता है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चा दबा हुआ रह जाता है कि मतलब पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने बच्चे को रोक टोक कर रहे हैं। रोक टोक करना सही है ताकि आपका बच्चा गलत राह पे ना जाए, लेकिन अगर आप, जैसा कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स को पहले से ही पता था कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, तो अपने बच्चे की परख हो जाती है। तो आपकी मदर ने आपको हमेशा खुला रखा कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसे आप मतलब आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं रहा। तो दोस्तों मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो आजकल का जो हमारा मैक्सिमम समय है वो नेगी दीदी के साथ ही गुजरता है। कभी इनके घर में, कभी हम शिमला में घूम रहे हैं, कभी कहीं पे भी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे एक पॉजिटिव वाइब हमें मिलती है। दीदी को देखकर, दीदी की बातें सुनकर और इनके एक्शंस देखकर बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समय दीदी के साथ बिताते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल का जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम की। ज़रूरी नहीं है कि आप वो एच पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो अब लॉ का स्टूडेंट हो जो लॉ की तैयारी कर रहा हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि संघर्ष करते हुए ना बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो युवा पीढ़ी है आजकल की, कुछ नशे में लगे हैं, कुछ कैसे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपके माध्यम से आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो संघर्ष है ना, लाइफ की जो स्ट्रगल है, ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें फेल हो रहे हो, फिर आप सक्सेस हो रहे हो। ये तो थ्रू आउट लाइफ चलेगा ही, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में ये सीखना है कि आपको उससे डील कैसे करना है। क्योंकि जो लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम्स में निकलेगा डेफिनेटली, तो उनको ये लगता होगा कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब उसकी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, आपको जॉब करना होता है, आपने डिफरेंट इंसिडेंट्स भी देखे होंगे, तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब होता है, आप हैरासमेंट बोल दो जो भी है। तो आपको उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है। क्योंकि जॉब है ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में पैसा, जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का खुश रहना। क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपने आप को मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रहना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोगों को ये लगता है कि उनकी जॉब है तो वही सब कुछ है, तो सब कुछ नहीं है। आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो आप उसके लिए अलग अलग, कई लोगों को गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करो। कई लोगों को घूमना अच्छा लगता है, तो आप ट्रिप पे जाओ, घूमो फिरो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपके मतलब होराइजन को भी बड़ा करेगी और आपको डिफरेंट एवेन्यूज है जो लाइफ के वो ओपन करेगी। हाँ, तो कुल मिला के मंजू दी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं मानसिक शांति के बारे में, जो कि मैं लगभग अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जॉब, पैसा, ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप मन से शांत हो, आपके पास मानसिक खुशी है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में। क्योंकि लोग जिनके पास नौकरी है, जॉब है, पैसा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा अशांत है। तो वो चीज़ें उनको अगर शांति, खुशी नहीं दे पा रही है, तो इन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी ना दें कि हाँ यही चीज़ होगी तभी हमारे पास शांति है। तो मेन फोकस आपका ये भी रहना चाहिए कि आप मानसिक तौर पर शांत रहें, खुश रहें। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आप को मतलब सोसाइटी से तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आप क्या सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जॉब पे जाना, पैसे कमाना, अपनी मतलब लाइवलीहुड चलाना, ये तो सभी करते हैं, लेकिन सोसाइटी को आप वापस क्या पे बैक कर रहे हो, ये भी एक मतलब हो सकता है कि लाइफ में अगर आप सोचो तो आपको लगे कि हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ पे बैक करने के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दीदी कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी पोजीशन पे हैं, इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको तब भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और अगर आप कुछ कर रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर दीदी से भी बात करते हैं कि उन्होंने आज तक सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है। मेरा ना पहले से ही नेचर रहा है, मुझे दूसरों की हेल्प करना ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बचपन से। लेकिन जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती थी, अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड मतलब अपनी क्लास में या हर जगह, तो मुझे अपनी तरह लोग थोड़े कम मिलते थे। तो मुझे कई बार ऐसा डाउट भी होता था बचपन में कि यार मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कि मतलब मैं इतना ज़्यादा सबमिसिव हूँ दूसरों के लिए। बट देन जब मैं कुछ लोगों से मिली, जैसे हमने आशादीप ज्वाइन किया, सुशील सर की जो एनजीओ है, मतलब हमारी भी एनजीओ है, हम भी हाँ, इसके वो मेंबर हैं। हमारी सबकी एनजीओ है। यस, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ तो हमारी तरह लोग हैं सारे। मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे अपनी तरह लोग मिले कि मतलब लोगों की हेल्प करना। और ये एनजीओ एक ऐसी एनजीओ है कि जनरली एनजीओ के बारे में मैंने सुना था कि एनजीओ है उसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो हमारी एनजीओ है ना, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं किसी सोसाइटी या कहीं से हमको कोई डोनेशन मिला हो। हम क्या करते हैं, मान लो किसी को पैसों की ज़रूरत है तो हम सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करके
और मतलब फाइनेंशियली चाहे हेल्प करना हो या किसी दूसरे तरीके से हेल्प करना हो, तो हम अपना सब कुछ करके एक साथ मिलके वो उनकी हेल्प करते हैं। लाइक इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो चाहे फिर हमने अभी कुछ टाइम पहले प्लांटेशन किया था, एवरी ईयर हम प्लांटेशन करते हैं। फिर कुछ ब्लड डोनेशन कैम्प होते हैं जो सुशील सर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और भी बहुत सारे काम है। मतलब ये सारी चीज़ें तो चलो ये दिख जाती है कि आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे काम हैं जो मतलब हिडन है, कि जो हम करते हैं अपने लेवल पे, और हमें लगता है कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ों पे भी किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये किसी एनजीओ से या मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। लाइक अगर आप अपने घर के आसपास भी हो, आपको लग रहा है किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वैसे भी हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। तो ये मतलब छोटे लेवल से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही दीदी ने। तो जो एनजीओ है उसका नाम है आशादीप, जो कि हमारे सुशील सर के द्वारा उसको तैयार किया गया है। सुशील सर से हम आपको जल्दी किसी नई वीडियो में आपको उनसे मिलाएंगे। तो मैंने देखा है दीदी को बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हुए, हमारे शिमला में आईजीएमसी में लंगर सेवा करते हुए। आप सब लोगों को शायद ये बातें पता भी हो, हम आपको बताएंगे कि लंगर सेवा में भी दीदी का काफ़ी सहयोग रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीदी इनडायरेक्टली समाज के लिए भी कर रही है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं दीदी के साथ रहने के लिए। हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय हम दीदी के साथ ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने ज़िंदगी को हमेशा ही एक सकारात्मक सोच की तरह देखा है, हर चीज़ में आपने पॉजिटिविटी देखी है, कभी आपको ऐसा लगा कि आप कहीं नेगेटिव हो, या आपने कोई ऐसा चीज़ देखी सुनी या की हो कि आपको लगा हो कि ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है मेरे लिए, कि ये इस तरह का कुछ? डेफिनेटली मतलब मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब मेरी सकारात्मक सोच रही है, मैं बहुत ही पॉजिटिव थिंकर रही हूँ। तो मतलब मुझे बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा ड्रीमर रही हूँ, एम्बिशियस भी रही हूँ। तो जो जितने ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं मतलब उतनी मतलब लाइफ में अगर कोई आपको लग रहा है आपके एम्बिशंस कंप्लीट नहीं हो रहे तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो एक फेज़ आया था मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लाइफ का बड़ा ही बुरा फेज़ था। मैं उसमें दिल्ली में थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, मुझे इतने रिजल्ट, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक टाइम। तो उस टाइम ने मुझे पेशेंस सिखाया, और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो और आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता रहे। पॉजिटिविटी का मतलब है कि आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन आप फिर भी पॉजिटिव सोचो। तो मुझे इस चीज़ ने ना, जब मैं उस फेज से निकल कर बाहर आई तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान थी। मतलब क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा लाइफ है, मतलब बहुत ही अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इसके पीछे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में फेस की है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये क्यों आया मेरी लाइफ में। आई एम वेरी थैंकफुल ये सारे फेजेस और ये लाइफ के जो सब कुछ थे मेरी लाइफ में आया, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं डिफरेंट पर्सन होती। तो मुझे लाइफ का एक मतलब पार्ट दिखाने के लिए, लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें शायद भगवान ने लिखी ही थी मेरी लाइफ में। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि अगर हम गिरते हैं तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाते हैं। इसी तरह जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे डिमोटिवेट आते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जहाँ हमें असफलता मिलती है, लेकिन जब हम उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो हम एक सच में यकीनन एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर बाहर निकलते हैं, जैसा कि आप निकले और आपने अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाया उसके बाद। मेरा जो YouTube चैनल है पहाड़ी अंग्रेज ब्लॉग, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट है, मतलब हिमाचल के हर जगह के स्टूडेंट है, हिमाचल से बाहर के भी लोग कई बार इस हमारे वीडियो हिमाचल से बाहर चली जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मोटिवेट हो रहे होते हैं, और अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट में भी कुछ लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो वो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप एस्पिरेंट के बारे में उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मैं भी इस मतलब स्टेज से गुजरी हूँ और मुझे भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है, आपको लगता है, आपको थोड़ा डर भी लगने लगता है। नो डाउट कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा होगा कि, तो डेफिनेटली हर एक इंसान इस प्रोसेस से गया है। ऐसा नहीं है कि आपको ही डर लग रहा है, लेकिन जो आपका लेवल ऑफ फेथ होना चाहिए ना, वो उस डर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो वो आपको कैसे मिलेगा? आप अपने जो काम है, कभी ऐसे मत सोचना। कई बार ऐसा भी होता है, आपको एग्जाम देते हो और नहीं होता, आप ये बोलते हो कि मेरा नहीं हुआ। हमेशा ये सोचो कमी कहाँ रह गई। आप अपने आप को एनालाइज करोगे, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा।
तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, और डेफिनेटली अगर आप लगे रहोगे और एक थोड़ा फेथ रखोगे, भगवान पे भी भरोसा रखोगे, तो डेफिनेटली हो जाएगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कि अगर आपको कभी सलाह भी लेनी हो ना, तो ऐसे इंसान से लेना जो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से सलाह लोगे ना जिसे उसका आइडिया नहीं है, तो शायद हो सकता है जाने अनजाने में वो आपको ऐसी सलाह दे दे, या आपको कहीं ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आपको ये लगे नहीं हो सकता है। तो हमेशा और एक बात याद रखना कि आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे ना जिसने किया है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा ये नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। इस वीडियो पर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।